नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल अकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 4 चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको पता ही है कि पिछले लेक्चर में हमने 22 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन रहेगा और इस पूरी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, जहाँ से हम आज शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा और थोड़ा लाइक करते चलिएगा। चलिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ए द्वितीयक उपभोक्ता, बी अपघटक, सी प्राथमिक उपभोक्ता या फिर डी उत्पादक। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उत्पादक। देखिए, आपको पता है पारिस्थितिकी तंत्र में दोनों प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक जैसे कि जो भी जीव हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, जंतु हो गए, कीटाणु हो गए, शैवाल हो गए, ये सब हो गए, पौधे हो गए, ये सब जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक जैसे कि मिट्टी हो गई, जल हो गया, वायु हो गया या फिर प्रकाश अथवा ऊर्जा हो गई, यह सब जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक होते हैं। यह दोनों घटक जहाँ पर मिलते हैं उनको बोला जाता है उत्पादक, ठीक है, या फिर इसे उत्पादक घटक भी बोला जाता है, ठीक है। इसी उत्पादक घटक में जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलते हैं और संयोजन करते हैं, ठीक। इसीलिए इसको जो है बोला जाता है कि उत्पादक घटक जो है जैविक और अजैविक घटकों के लिए अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र संदर्भित करता है ए एक ऐसे क्षेत्र को जहाँ कार्बन उत्सर्जन कार्बन संचय से अधिक हो, बी कार्बन उत्सर्जन के साथ संतुलित कार्बन संचय वाले क्षेत्र को, सी आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र को, या डी शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्र को। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र को कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आता है कार्बन शून्य का, ठीक है, वहाँ से समझना शुरू कीजिए थोड़ा बेस से। देखिए, एक कॉन्सेप्ट रहता है कार्बन शून्य, एक टर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी कार्बन शून्य को कार्बन न्यूट्रल भी बोला जाता है, शून्य ऊर्जा भी बोला जाता है या फिर शून्य उत्सर्जन भी बोला जाता है। किस संदर्भ में बोला जाता है? तो ऐसी बिल्डिंगें या ऐसी इमारतें, मान लीजिए कि आपका ही घर है, तो आपके घर की छत पर मान लीजिए कि एक प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत अगर मान लें, हम सोलर पैनल को मान लें, अन्य को छोड़ दें अभी फिलहाल यहाँ पर, तो उसी सोलर पैनल के इतने पैनल्स लगा दिए जाएँ आपके घर की छत पर कि साल भर में जितनी आपकी ऊर्जा की डिमांड है, मान लीजिए साल भर में आपको कुल ऊर्जा चाहिए होता है 2 किलोवाट का, ठीक है, 2 किलोवाट का आपको कुल साल भर में ऊर्जा चाहिए होती आपके घर के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो यह पूरी ऊर्जा आप सोलर सिस्टम के माध्यम से, जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा या फिर किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से आप उत्पादित कर लेते हैं। तो आपके घर को कार्बन शून्य या फिर कार्बन न्यूट्रल अथवा शून्य ऊर्जा अथवा शून्य उत्सर्जन घर के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। यही होता है कार्बन शून्य। वहीं अब आप देख रहे हैं यहाँ पर तो पूछ रहा है भैया कार्बन पॉजिटिव, तो मान लीजिए कि वही सोलर पैनल लगा हुआ है, पहले आपकी ज़रूरत 2 सोलर पैनल से आपने जो है 2 किलोवाट का, ऐसा समझिएगा मत कि 2 सोलर पैनल से 2 किलोवाट निकल जाएगा, ठीक है। 2 सोलर पैनल से मान लीजिए कि आप जो है, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 2 सोलर पैनल से मान लीजिए आप 2 किलोवाट की ऊर्जा उत्पन्न कर ले रहे थे अपने घर के लिए पर्याप्त, आप कार्बन न्यूट्रल की अवस्था में थे। लेकिन आपने क्या किया, आपको जो है पता चला कि सरकार एक प्लान बना रही है जिसके तहत वो बिजली खरीदती भी है लोगों से। आपने क्या किया, अपनी छत पे जगह था ही आपने वहाँ पे 2 सोलर पैनल और लगा दिया, यानी कि अतिरिक्त जो है 2 किलोवाट का उत्पादन आप करने लगे और यह जो है आप ग्रिड के माध्यम से सरकार को भी देने लगे या नहीं भी दे रहे हैं, ठीक है। आप जो है अपनी आवश्यकता से जो अधिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा आप कार्बन पॉजिटिव की अवस्था में हैं या फिर आपके घर को कार्बन पॉजिटिव के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कार्बन पॉजिटिव। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि आवश्यकता से अधिक, आपकी आवश्यकता 2 किलोवाट थी, आपने उत्पादित करना शुरू कर दिया 3 किलो, 4 किलो या 2.5 किलो, ऐसे 2 से अधिक कितना भी आपने उत्पादित करना शुरू कर दिया, तो वह हो गया आपकी आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र को कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र संदर्भित करता है, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी जलीय तंत्र में जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, हमेशा आपने यही पढ़ा है, में वृद्धि सूचक है ए स्वच्छ जल का, बी माइक्रोबियल प्रदूषण के निम्न स्तर का, सी माइक्रोबियल प्रदूषण की अनुपस्थिति का, या फिर डी माइक्रोबियल प्रदूषण के उच्च स्तर का। चलिए, सही आंसर क्या होगा?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। पहले आप बीओडी को समझिए होता क्या है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बीओडी क्या होता है या फिर जैव ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है। देखिए, एक कोई जलीय तंत्र ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि यह आपके घर के बाहर का तालाब है, ठीक है, जिसमें कि कुछ अपघटक आ जाते हैं, यानी कि कुछ प्रदूषण आ जाता है, जिनको अपघटित करने के लिए जो बैक्टीरिया या फिर जो जीवाणु होते हैं या फिर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा इनको अपघटित किया जाता है, ठीक है। आपके घर के बाहर जो तालाब है उसको स्वच्छ रखने के लिए जो है कुछ जीव उसमें रहते हैं जो कि उसमें उपस्थित होने वाले कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं। तो इन जीवों को जीवित रहने के लिए, फिर इन जीवों को उस पदार्थ को अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की जिस मात्रा की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं जैव ऑक्सीजन मांग। अब जब इन जीवों के द्वारा ऑक्सीजन की ज़्यादा मांग की जाएगी, पहले एक सामान्य स्तर तक इन्हें ऑक्सीजन चाहिए था इस प्रदूषण को अपघटित करने के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन जीवों ने ज़्यादा ऑक्सीजन मांग करने लगे अचानक। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ज़्यादा काम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि प्रदूषण जो है, यानी कि जो कार्बनिक अपशिष्ट थे वह यहाँ पर अधिक बढ़ गए, तो इनको अब इन्हें जो है अपघटित करने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी इनको चाहिए होगी। जैसे कि आप देखते होंगे जो लेबर वगैरह होते हैं वह जो है ज़्यादा भोजन करते हैं, ठीक, सामान्य कंडीशन बता रहा हूँ, कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वह ज़्यादा भोजन करते हैं क्योंकि वह आपसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, तो उनकी डिमांड जो है ज़्यादा होती है। ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन की मांग जो है यहाँ पर जैव अपघटकों के लिए, क्या कहते हैं, कार्बनिक अपघटकों को अपघटित करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है। ऑक्सीजन की मांग इनके द्वारा ज़्यादा की जाने लगती है। किस कंडीशन में? जब यहाँ प्रदूषण ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा इनको काम करना होगा, यानी कि माइक्रोबियल प्रदूषण के उच्च स्तर पर कार्बन की मांग या फिर जैव ऑक्सीजन, कार्बन की मांग कह रहा हूँ, कार्बन की मांग या फिर से वही बोल रहा हूँ, देखिए, माइक्रोबियल प्रदूषण के उच्च स्तर पर जो है जैव ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे आपसे पूछा जाए, और जब कमी होगी तो प्रदूषण जो है वह कम स्तर का होगा, ठीक है। चलें आगे, बाकी आप कमी, वृद्धि और समान अवस्था को अपने से एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम आयु की लड़की है। ए काम्या कार्तिकेयन, बी जॉर्डन रोमेरो, सी मालावत पूर्णा या फिर डी अरुणिमा सिन्हा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। यह जो है सबसे कम उम्र की लड़की बनी है, भारत के मुंबई की रहने वाली हैं, ठीक है। यह जो है सबसे कम उम्र की लड़की बनी, 12 वर्ष की अवस्था में इनके द्वारा जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका की ही नहीं एशिया के बाद, ठीक है, एशिया में तो आपको पता है एक से एक चोटियाँ, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, ये सब एक से एक ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। इनके बाद यानी कि एशिया के बाहर जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वह दक्षिण अमेरिका की माउंट अकांकागुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर माउंट अकांकागुआ, यह कहाँ पर है? तो आप जो है जब दक्षिण अमेरिका का मैप देखिए जा करके, वहाँ पर आप देखिए अर्जेंटीना की लोकेशन को, अर्जेंटीना की लोकेशन में आपको जो है अर्जेंटीना के फिजिकल मैप में नीचे, यानी कि अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में आपको जो है यह चोटी मिल जाएगी। दक्षिणी भाग, हाँ, दक्षिणी भाग में ही मिल जाएगी यह चोटी आपको, माउंट अकांकागुआ, ठीक है। तो इस चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की, दुनिया की सबसे कम आयु की लड़की हैं काम्या कार्तिकेयन जी। इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही इस चोटी पर चढ़ाई कर दी, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए, ICC अंडर-19 विश्व कप 2020 के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया था। ए भारत में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी इंग्लैंड में या फिर डी दक्षिण अफ्रीका में। ICC अंडर-19 विश्व कप की बात हो रही है, ठीक है। टीम भी याद रखेगा भाई, आरओ की परीक्षा में तो पूछ लिया था कि टीम कितनी थी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण, ठीक है। देखिए, यह जो है 17 जनवरी से 9 फरवरी के मध्य चला था और इसमें जो है कुल 16 टीमों ने भाग लिया था, जिसकी विजेता रही थी बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को हरा दिया गया था, ठीक है। बांग्लादेश है, बांग्लोदेश नहीं, ठीक है। बांग्लादेश द्वारा जो है, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप का विजेता रहा था ICC अंडर-19 विश्व कप का, ठीक है। इसके द्वारा भारत को हरा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास, कई बार इसके बारे में मैंने बात की है, दृष्टि के टेस्ट सीरीज में भी यहाँ पे बात की गई, इसके पहले ध्येय के टेस्ट सीरीज में भी, इसके पहले अभ्यास 2020 के बारे में बात हुई, और साथ ही साथ जो है करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज में भी अभ्यास 2020 के बारे में बात हमारी हुई है, ठीक है। तो चलिए बताइए, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन निम्न भारतीय राज्य में किया गया था। ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु।
चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा में जो है बिम्स्टेक के आपदा प्रबंधन अभ्यास, जिसको क्या बोलते हैं, अभ्यास 2020 या फिर बोलते हैं DMX 2020 या फिर अभ्यास 2020, यह क्या है, आपदा प्रबंधन के लिए बिम्स्टेक देशों द्वारा किया जाने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, DMX का क्या मतलब है, DMX का क्या मतलब है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020। ठीक है, यह किनके मध्य होता है, यह होता है बिम्स्टेक देशों के मध्य। बिम्स्टेक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यह आप बताइए, कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, बिम्स्टेक लिखिए और 2 डॉट बनाइए और सारी कंट्रीज़ के नाम बताइए। कई बार इसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, चलिए इस बार इसकी थीम थी एक सांस्कृतिक विरासत के लिए, एक सांस्कृतिक विरासत स्थल। काफ़ी बड़ी थीम है, ठीक है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, याद रखिए, आप लोग लिख लीजिए या फिर ध्यान से सुनिए। एक सांस्कृतिक विरासत स्थल जो भूकंप में गंभीर क्षति का सामना करता है और बाढ़ या तूफान, यह थीम रही बिम्स्टेक बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 की, जिसका आयोजन 11 फरवरी से 13 फरवरी के मध्य ओडिशा के भुवनेश्वर और पुरी शहरों में किया गया था। ठीक है, भुवनेश्वर और पुरी में आयोजित किया गया था। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, इसका आयोजन जो है NDRF के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ बताइए, हाल ही में समाचारों में देखा गया भाभा कवच है ए, एक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या PPE, जिसे PPE किट बोलते हैं। ठीक है, PPE किट। B बुलेट प्रूफ जैकेट। C परमाणु सुरक्षात्मक वस्त्र या फिर D उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट है भाभा कवच, जिसको जो है भाभा BRC द्वारा जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से, भाभा की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से आयुध निर्माणी बोर्ड और मिधानी के द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। ठीक है, आयुध निर्माणी बोर्ड और साथ ही साथ मिधानी के द्वारा मिलकर के तैयार किया गया था। ठीक है, मिधानी, इन दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से तैयार किया था इस भाभा कवच को, जिसकी टेक्नोलॉजी जो है वह BRC के माध्यम से इनको प्रोवाइड करवाई गई थी। यह जो है एक कार्बन नैनो मटेरियल के माध्यम से बनाया गया था। और यह यानी कि अब चलिए भाभा कवच के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। देखिए, भाभा कवच जो है यह लेवल 3 का, ठीक है, लेवल 3 का कवच है। ठीक है, भारत में यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित लेवल 3 का सबसे हल्का कवच है भाभा कवच, जिसका कुल वजन है 6.8 किलोग्राम और इसका उपयोग CISF के, क्या बोलेंगे, CISF के जवानों द्वारा किया जाएगा या फिर सुरक्षा बलों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स WEFFI 2019 रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। ए विश्व आर्थिक मंच द्वारा, B संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा, C इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा या फिर D संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। UNDP, EIU, UNESCO। ठीक है, यूनेस्को, ये देखिए यूनेस्को का पूरा नाम UNESCO, यूनेस्को का पूरा नाम। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बताइए किसके द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C, EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को ईडन प्राइज फाउंडेशन द्वारा मिल करके तैयार किया गया। ठीक है, ईडन प्राइज फाउंडेशन और EIU द्वारा मिलकर के इस रिपोर्ट को बनाया जाता है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स को। ठीक है, इसमें जो है अब की बार यानी कि 2019 में भारत का स्थान था 35वां, और जबकि जो है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान था 40वां, यानी कि हमने 5 अंकों का इसमें सुधार किया। फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर था और दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर न्यूजीलैंड था। ठीक है, यह है क्या, किस बारे में इंडेक्स जारी किया जाता है WEFFI को, तो देखिए यह देशों की कौशल आधारित शिक्षा से लैस करने की उनकी क्षमताओं के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। यानी कि कोई देश अपने जो है मानव संसाधन को कितना अधिक कौशल रूप से विकसित कर सकता है, ठीक है, या फिर कितना अधिक कौशल रूप से उनको शिक्षित कर सकता है, इसी आधार पर इस वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स को प्रकाशित किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट और ईडन प्राइज फाउंडेशन द्वारा मिल करके। ठीक है, तो देखिए
इसको जो है 3 आधारों पर, यह रैंकिंग जो है 3 श्रेणियों में प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। नीतिगत वातावरण, ठीक है, नीतिगत वातावरण यानी कि नीतियाँ कैसी बनाई जा रही हैं, शिक्षा कैसी है, शिक्षण वातावरण इसको बोलेंगे, शिक्षा का प्रकार कैसा है, और समग्र आर्थिक और सामाजिक वातावरण। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह सबसे मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है? ह्यूमन मेड प्रक्रिया है यह? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि आदमी द्वारा या फिर मनुष्य द्वारा ही यह किया जाता है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें होता क्या है ना कि पृथ्वी की सतह को इसके द्वारा गर्म किया जाता है। कैसे? तो देखिए, जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, ठीक है, तो इसका कुछ हिस्सा तो बादल परावर्तित कर देते हैं ना, इसका कुछ हिस्सा जो है वह परावर्तित हो जाता है, और शेष भाग जो है, जो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गए, मीथेन हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई, और साथ ही साथ कृत्रिम रसायन जैसे कि CFC हो गया, इन सब के द्वारा जो है कुछ कुछ मात्रा में ऊर्जा को, प्रकाश की ऊर्जा या फिर गर्मी को जो है वह अवशोषित कर लिया जाता है। इसके कारण होता क्या है कि वातावरण वह थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें मुख्य रूप से जो दी हुई गैसें हैं, इनमें मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और अन्य गैसों की बात करें तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है जलवाष्प का। ठीक है, जलवाष्प का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आता है, फिर आता है मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का स्थान आता है, नाइट्रस याद करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, नाइट्रस ऑक्साइड का स्थान आता है, फिर आता है ओजोन, उसके बाद अन्य कृत्रिम रासायनिक गैसों का जिनका निर्माण जो है मनुष्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे CFCs हो गए, ठीक, और आदि अन्य गैसें। ठीक है, चलिए देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जो है यह ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण आजकल बनता जा रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा। खैर, यह मुझे बोलने वाली बात नहीं थी, यह आप जानते हैं। यहाँ बताइए कि माधव गाडगिल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काफ़ी चर्चा में रही है समिति हमेशा से। ए पूर्वी घाटों के संरक्षण से, बी पश्चिमी घाटों के संरक्षण से, सी हिमालय के संरक्षण से, या डी भारत में नदियों के संरक्षण से। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट। देखिए, माधव गाडगिल की अध्यक्षता में जो है समिति गठित की गई थी, जो कि पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित थी। इस समिति को ना पर्यावरण अनुसंधान, कई बार आप देखेंगे प्रश्न पेपरों में पर्यावरण अनुसंधान आयोग बोल दिया गया है। ठीक है, अनुसंधान आयोग बोल दिया जाता है, तो कई बार इसको बोला जाता है WGEEP, यानी कि वेस्टर्न घाट इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट पैनल, या फिर पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल भी इस आयोग को कहा जाता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता माधव गाडगिल जी के द्वारा की गई थी, और इन्हीं के नाम पर इस समिति को एक अन्य नाम मिला, वह मिला माधव गाडगिल समिति। ठीक, देखिए, इस समिति के द्वारा जो है अपनी रिपोर्ट पश्चिमी घाटों के संरक्षण के संदर्भ में भारत सरकार को सौंप दी गई थी 31 अगस्त 2011 को ही। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पश्चिमी घाट है किधर बताइए? अच्छा बताइए, ये वाला पश्चिमी घाट है कि ये वाला पश्चिमी घाट है? कमेंट करिए। तो यहाँ बताइए, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अल्फा जैव विविधता एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करती है। दूसरा, गामा जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इन दोनों कथनों को ध्यान से पढ़िए, यह दोनों जैव विविधता के संदर्भ में है। चल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल और केवल पहला कथन सही है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो देखिए,
जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, इसको किस प्रकार से मापा जाता है? ठीक है, देखिए जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के जो है दो प्रमुख घटक होते हैं जिसके द्वारा इसे मापा जाता है। एक तो होता है प्रजाति समृद्धि, ठीक है, इन्हें हटा दूँ तो देखिए, अब देखिए एक होता है प्रजाति समृद्धि और दूसरे होती है प्रजाति समता। इनके बारे में अभी डिटेल से बताता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। प्रजाति समता, ठीक, दो हो गया ना, प्रजाति समृद्धि और प्रजाति समता। अब चलिए पहले के बारे में बात करते हैं, प्रजाति समृद्धि। ठीक है, प्रजाति समृद्धि में होता क्या है, इसको हटा दें तो देखिए प्रजाति समृद्धि में क्या होता है, पूरा हटाता हूँ, एक एक करके मिटाने से अच्छा है पूरा साफ कर दो, है कि नहीं? ठीक है, देखिए प्रजाति समृद्धि में क्या होता है, तो प्रजाति समृद्धि में किसी समुदाय में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या का माप बताया जाता है प्रजाति समृद्धि में। अब तो इसको किस प्रकार से मापा जाएगा, तो इसको मापने के लिए तीन विधियां हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ठीक, अब बात करते हैं अल्फा विविधता के बारे में या फिर अल्फा बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो देखिए अल्फा बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से ऐसे देखिए, यहाँ गोले में समझना शुरू कीजिए। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों आपको एक ही गोले में समझना है। ठीक है, देखिए यह मान लीजिए एक पारिस्थितिकी तंत्र है, यह तो पूरा क्षेत्र हो गया ना, यह एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो अल्फा के माध्यम से यानी कि अल्फा बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से जो है इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, इस पारिस्थितिकी के तंत्र के अंदर जो है प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, इसको मापा जाएगा अल्फा के माध्यम से। ठीक है, यानी कि प्रजातियों के अंदर विविधता आ रही है कि नहीं आ रही, यह जो है यहाँ पर विकसित किया जाए किसी एक पर्टिकुलर पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। फिर बात करते हैं बीटा के बारे में। तो बीटा क्या करती है, यहाँ मान लीजिए एक अन्य पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अब इसे देखिए इन दोनों के बीच, ठीक है, यानी कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच की विविधता को जिसके माध्यम से मापा जाता है उसको बोलते हैं बीटा बायोडाइवर्सिटी। या फिर इसमें देखिए और एक चीज़ आता है, ठीक है, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच की जो विविधता मापी जाती है बीटा के माध्यम से, यह सिर्फ प्रजातियों के संदर्भ में होती है। ठीक है, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच उपस्थित प्रजातियों की जो विविधता मापी जाती है उसे बोलते हैं बीटा बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं गामा बायोडाइवर्सिटी की। तो ठीक है, देखिए एक अन्य ले लीजिए। ठीक है, तीन लेने की ज़रूरत नहीं, दो से भी आपको समझाया जा सकता है आसानी से। देखिए यहाँ पर हमने देखा था पूरे गोले में अल्फा समझ लिया कि इसी के अंदर जो इसी एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर प्रजातियों की विविधता को जिससे मापा जाएगा उसे बोलेंगे अल्फा बायोडाइवर्सिटी मापक या फिर विविधता। दूसरा आपको देखा हमने बीटा, तो यह भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो प्रजाति विविधता को नापता है उसको बोलते हैं बीटा विविधता। तीसरा समझिए कि प्रजाति विविधता बस बीटा मापता है। ठीक है, बाकी इन दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की संपूर्ण विविधता को जिसके द्वारा मापा जाता है वो उसको बोलते हैं गामा। ठीक है, उसको बोलते हैं गामा विविधता। अब प्रजाति समता क्या होती है, एक और कॉन्सेप्ट की बात हुई थी ना, तो इसके द्वारा जो है प्रजातियों के अनुपात को मापा जाता है, जैसे कम समरूपता कौन सी प्रजाति इंगित करती है और स्थल पर कुछ प्रजातियां हावी हैं या नहीं हावी हैं, इसको प्रजाति समता के माध्यम से मापा जाता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो कमेंट वाले भाई साहब आने लगे हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा इनको हटा दे। चलिए अब तो और छोटे छोटे प्रश्न आने लगे। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण या फिर इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। ठीक है, पहला जंतु उद्यान, दूसरा बीज बैंक, तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र। दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है आपको। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 3, यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र जो है यह आपका इन सीटू के अंतर्गत आता है, इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए जो यह जंतु उद्यान है, बीज बैंक है या फिर जो वनस्पति उद्यान पार्क होते हैं, यह सभी जो है आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण में आते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण में कौन कौन सा आ जाएगा? जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अलावा आरक्षित वन, संरक्षित वन, प्राकृतिक रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। ठीक है, यह सभी जो है इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इन सीटू और इन सीटू क्या होता है या फिर स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है? तो स्वस्थानीय संरक्षण वह होता है जब प्रजातियों को उनके प्राकृतिक स्थलों पर ही या प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित किया जाता है। तो जाहिर सी बात है ना, ऐसे समझिए इनकी परिभाषा से, जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग
स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है, यहीं से समझ लीजिए स्वस्थानीय, अपने प्राकृतिक आवास में ही उसको संरक्षित किया जाएगा। तो बीज बैंक या जंतु उद्यान में थोड़ी ना संरक्षित किया गया, वहाँ पे तो आप जैसे दिल्ली में देखिए तो दिल्ली में अलग से जंतु उद्यान बना हुआ है, ठीक है। अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे जो हिरन आया है, शेर आया, क्या वो वहीं पे था? नहीं ना, वो उसका प्राकृतिक आवास नहीं, उनको कहीं से ले आ करके वहाँ रखा गया है। तो वह क्या हो गया? वह बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया। यहाँ से बाह्य स्थानिक परिभाषा समझ लीजिए, जब किसी प्रजाति को उसकी प्राकृतिक आवास से अलग किसी अन्य आवास पर संरक्षित किया जाए तो उसको बाह्य स्थानीय संरक्षण बोल देंगे। जैसे कि किसी जंतु उद्यान या फिर बीज बैंक या फिर वनस्पति उद्यान पार्क में किसी जीव को रखा गया, जैसे दिल्ली वाला शेर अपना। वहीं दिल्ली वाले शेर को अगर किसी आप जो है बायोस्फीयर रिजर्व में रख दीजिए, किसी जंगल में रख दीजिए, वहाँ पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है, बाकी अन्य जो है वह बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। चलिए अगला बताइए। थोड़ा और तेज चलने का प्रयास करते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे जो है समय जो है ज़्यादा लग जाएगा और प्रश्न संख्या कम रह जाएगी हमारी जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बताइए, रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, स्थानीय पौधों और जानवरों की सूची से, बी, लाल मृदा से, सी, वन संरक्षण, या फिर डी, पौधे एवं जानवरों के संरक्षण की स्थिति से। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पौधे एवं जानवरों के संरक्षण की स्थिति से जो है रेड डाटा बुक संबंधित है। इसको जो है IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है, फिर चाहे वह पौधों की हो या फिर जानवरों की हो, ठीक है। और जिनमें से ज़्यादातर जो है अधिकांशतः जो है वह लुप्त प्राय की श्रेणी में होती है, यानी कि जल्द ही वह लुप्त होने की अवस्था में आ जाती हैं या फिर लुप्त होने वाली होती हैं। उन्हीं को जो है रेड डाटा बुक में या फिर रेड डाटा बुक में रखा जाता है, उन्हीं पेड़ या फिर जानवरों को, ठीक है। इस सूची को जो है पहली बार 1966 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और थोड़ा जल्दी चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह बायोडायवर्सिटी या फिर जैव विविधता पर सम्मेलन यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए फंडिंग संगठन के रूप में कार्य करता है। दूसरा, GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान का भी कार्य करता है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है। देखिए GEF के माध्यम से 5 सम्मेलनों को फंड प्रदान किया जाता है, ठीक है, और यह किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य नहीं करता है, ठीक है। यह बस 5 सम्मेलनों के पर्यवेक्षकों को जो है फंड प्रदान करता है या फिर उनके लिए फंडिंग का काम या फिर वित्तीय तंत्र का काम करता है। वे 5 सम्मेलन कौन कौन से हैं? 2 तो आपने देख लिया, एक CBD देख लिया और एक UNFCCC देख लिया। इसके अलावा 3 अन्य, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि POPs पर था, स्टॉकहोम कन्वेंशन POPs यानी कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, ठीक। और उसके अलावा दूसरा जो है वह है UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय पर, ठीक है। इसको फंड प्रदान किया जाता है या वित्तीय तंत्र प्रदान किया जाता है। और सबसे अंत में मीनामाटा कन्वेंशन या फिर मीनामाता भी इसको हिंदी में बोलते हैं, मीनामाटा या फिर मीनामाता, ठीक है, त या फिर ट, ठीक है, जो कि पारे पर हुआ था सम्मेलन, ठीक है। इन सभी को वित्तीय तंत्र प्रदान किया जाता है GEF के माध्यम से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको मिलाना है, तो सूचियों वाले प्रश्न तो आप स्वयं करते हैं, तो जल्दी से मिला करके बताइए कौन सा सही है। चलिए जल्दी कीजिए, वीडियो पॉज करके अपना मैच कराया करिए, वैसे तो आप लोग करते हैं नहीं वीडियो को पॉज। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल यह जो है जैव सुरक्षा या बायोसेफ्टी से संबंधित है। मीनामाटा प्रोटोकॉल यह जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों से संबंधित है। और मीनामाटा कन्वेंशन ऊपर बात हुई मरकरी पॉल्यूशन से संबंधित है या फिर पारे के प्रदूषण से संबंधित है। और सबसे अंत में स्टॉकहोम कन्वेंशन यह जो है
प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट या फिर पीओपीस अथवा स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से संबंधित है। चलिए जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और कब कब यह लागू हुए थे। तो देखिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल को जो है सन 2000 में अपनाया गया था, ठीक है, और यह लागू हुआ था 2003 में, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह तो काफ़ी चर्चा में था, तो आप तो जानते ही होंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, बताइए। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था 1987 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में, कार्टेजेना 2003 में लागू हुआ था, 2000 में अपनाया गया था, ठीक है। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 15 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, ठीक। चलिए, जो कि किससे संबंधित है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से संबंधित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिनामाटा कन्वेंशन की। तो मिनामाटा कन्वेंशन को जो है 16 अगस्त 2017 को अपनाया गया था, या फिर यह लागू हो गया था 16 अगस्त 2017 से मिनामाटा कन्वेंशन, ठीक है। 16 अगस्त 2017 से मिनामाटा कन्वेंशन लागू हो गया था। इसमें कहा गया था कि जो खाने बनती है, जो पारे की नई खाने हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और साथ ही साथ धीरे धीरे चरणबद्ध रूप में पारे का उपयोग भी कम कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट स्टॉकहोम कन्वेंशन, यह जो है 17 मई सन 2004 को लागू हुआ था, ठीक है। अब वहाँ मत चले जाइएगा 73 वाले स्टॉकहोम सम्मेलन में, 17 मई 2004 को जो है स्टॉकहोम सम्मेलन लागू हो गया था, ठीक है। यह हानिकारक रसायनों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए एक वैश्विक संधि है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि वेब आधारित भूमिका आधारित वर्कफ्लो एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे पर्यावरण प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण एवं निगरानी के लिए विकसित किया गया है। ए समावेश, बी परिभाषा, सी परिवेश या फिर डी परिणाम। इंग्लिश वाले पोर्शन को देखने का कोई फ़ायदा नहीं। नेम द वेब बेस्ड रोल बेस्ड वर्कफ्लो एप्लीकेशन, वही है वेब आधारित भूमिका आधारित वर्कफ्लो एप्लीकेशन। बताइए उस कौन सा ऐसा एप्लीकेशन बनाया गया है जो कि पर्यावरण प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण एवं निगरानी के लिए बनाया गया है, ठीक है। चलिए हाल ही में इसका जो है उद्घाटन हुआ, काफ़ी चर्चा में था यह। देखिए इसको बनाया गया था, इसका नाम है परिवेश, ठीक है। परिवेश, ये वाला परिवेश, ठीक है, वो वाला परिवेश मत देखिए, ये वाला परिवेश देखिए, ठीक है। यह एक वेब बेस्ड और साथ ही साथ जो है रोल बेस्ड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है, ठीक है। यह जो है केंद्र, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा पर्यावरण, वन्य जीवों और आदि के मंजूरी के लिए प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और निगरानी के लिए विकसित किया गया है। इसकी पूरी प्रणाली जो है वह सेल्फ ऑपरेटेड या फिर स्वचालित है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि दो कथन है, पहले कथन पढ़ लेता हूँ और बताना है नीचे ऑप्शन से कौन सा कथन सही है, ठीक है। सही उत्तर चुनना है आपको। कथन ए है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। कारण आर बताया जा रहा है कि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया था। बताइए कौन सा कूट सही है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही किंतु आर गलत है और डी ए गलत किंतु आर सही है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही तथा आर कथन की यानी कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। NTCA यानी कि नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन, आप जानते रहिए NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत बनाई गई एक सांविधिक संस्था है, ठीक है। इसको जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया था, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कितनी अनुसूची सूचियाँ शामिल हैं? A 4, B 5, C 6, C और D 3। शेड्यूल कितने हैं पूछा नहीं जाता प्रश्नों में कि क्या वह शेड्यूल 1 में है या क्या फिर वह सूची 2 में है या फिर क्या वह सूची 3 में है, तो इनको आज जान लीजिए पूरा का पूरा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुल मिलाकर के 6 अनुसूचियां हैं, ठीक है। कितनी? 6 शेड्यूल लिस्ट हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसमें
1 से 4 तक जो है वह सूचीबद्ध वन्य जीवों का अवैध शिकार, तस्करी। हाल ही में यूपीएससी के पेपर में भी ऐसा एक प्रश्न आया था, इसलिए और बता रहा हूँ ताकि भविष्य में यह प्रश्न मिले ना मिले, ठीक। और व्यापार, यह सब निषिद्ध है, ठीक है। 1 से 4 तक जो सूचीबद्ध है, जो 1 से 4 तक की अनुसूची में जिन वन्य जीवों को सूचीबद्ध किया गया है या फिर रखा गया है, उन वन्य जीवों का अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार सब कुछ निषिद्ध है। देखिए अब बात करते हैं अनुसूची 1 की, यानी कि इसकी बात करते हैं। देखिए अनुसूची 1 के भाग 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 में जो लिस्टेड जानवर या फिर वन्य जीव हैं उनको पूरी तरीके से संरक्षित किया गया, ठीक है। अनुसूची 1 के, इनको हटा दूँ फिर समझेंगे आप, ठीक है। 1 से 4 तक तो आप समझ गए। अब देखिए अब अनुसूची 1 के भाग 1 यानी कि सूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 में जो भी सूचीबद्ध वन्य जीव हैं उनको कंप्लीट क्या प्रोटेक्शन प्राप्त है, यानी कि पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। और इनके तहत अगर अपराध किया जाएगा तो उच्चतम दंड भी दिया जाता है, ठीक है। अनुसूची 1 यानी कि इसमें अनुसूची 1 में शेर जैसी पूंछ वाला मकाऊ, गैंडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नारकोंडम हॉर्नबिल, निकोबार मेगापोड और कृष्ण मृग आदि जानवर शामिल हैं या फिर आदि वन्यजीव शामिल है। वहीं अनुसूची 2 इसकी बात कर रहे हैं, इसमें जो है रीसस मकाऊ, किंग कोबरा, उड़न गिलहरी और हिमालयन ब्राउन बियर जिसे भूरा बालू भी बोला जाता है, ऐसे अन्य जानवर भी शामिल है। इन कुछ जानवरों के नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि यह जो है आपको याद रहे, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि एक हो गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसूची 1 के तहत जो है वह संरक्षित श्रेणी का वन्यजीव बताया गया है, ठीक है। वहीं गैंडे को भी इसी प्रकार का संरक्षण हासिल है जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, ठीक, और कृष्ण मृग को भी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अनुसूची 3 और 4 की, यह भी जानते चलिए, ठीक है। उच्चतम दंड अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध वन्य जीवों के लिए अब क्या 3 और 4 इनका भी तो बताया था ना आपसे कि अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार निषिद्ध है, लेकिन इनके लिए दंड की व्यवस्था कम है, ठीक है। और इनमें आते हैं कौन कौन से जानवर आते हैं, देखिए इनमें आते हैं लकड़बग्घा, पाढ़ा यानी कि हाग हिरन, नीलगाय, भौंकने वाला हिरण और अनुसूची 4 में, ठीक है, 3 में ये सब आते थे, अनुसूची 4 में नेवला और गिद्ध आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगली 2 सूचियों के बारे में बात करते हैं। अगली 2 सूचियाँ सूची नंबर 5 और सूची नंबर 6 हैं। तो सूची नंबर 5 में ऐसे जानवर आते हैं जिनको हम कहते हैं वर्मिन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मिन। और इनका शिकार किया जा सकता है, ठीक है। अनुसूची 5 में चूहे, कौवे, फ्लाइंग फॉक्स यानी कि फल खाने वाले चमगादड़ आते हैं, ठीक है। उन्हीं को खा करके अब कोरोना का जो है सर पकड़ के बैठ जाइए, ठीक है, मत खाया। इनको भी जो उठा करके अनुसूची 1 में डाल देते तो ठीक था, चाइना वाले, है कि नहीं। चलिए अनुसूची 6 देखिए, तो अनुसूची 6 इंपॉर्टेंट बन जाती है। अनुसूची 6 जो है यह पौधों से संबंधित है। ऐसा ही एक प्रश्न जो है आया था आपकी बार आईएएस की प्री की परीक्षा में, ठीक है। तो अनुसूची 6 में जो सूचीबद्ध पौधे हैं इनके व्युत्पन्नों की खेती, यानी कि इनके द्वारा जो अन्य चीज़ें उत्पन्न होती हैं, इनसे संबंधित जो अन्य चीज़ें होती हैं उनकी खेती, उनका संग्रहण, उनका निष्कर्षण, उनका व्यापार, यह सब कुछ निषिद्ध है, ठीक है। अनुसूची 6 में लाल बांडा, नीला बांडा, कुंठ, घटपर्णी, बेडडोम, साइकेड और लेडीज स्लीपर आर्किड जैसे कुछ पौधे आते हैं, ठीक है। देखिए हाल ही में पिछले वर्ष जो है अनुसूची 2, पहली बात का शुरू बात करें, ठीक है, अनुसूची 2 के रीसस मकाऊ को हिमाचल प्रदेश में अनुसूची 5 के तहत हिंसक जीव के रूप में घोषित कर दिया गया था। अब अगर रीसस मकाऊ जो कि पूरी तरीके से संरक्षित था उसको उठा करके अनुसूची 5 में डाल दिया गया, यानी कि किस में डाल दिया गया? वर्मिन वाले श्रेणी में डाल दिया गया, वर्मिन वन्यजीवों की श्रेणी में डाल दिया गया। अब जब वह यहाँ आ गया तो उसका शिकार करना जो है वह सामान्य सी बात हो गई, ठीक है। काफ़ी उत्पात उनके द्वारा मचाया गया रहा था हिमाचल प्रदेश में, हालांकि कुछ न कुछ अन्य उपाय करने चाहिए थे। चलिए यहाँ बताइए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 सुमेलित करिए वीडियो पॉज करके। चल अब तक आपने वीडियो बिना पॉज किए हुए मेरा इंतज़ार किया। चल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि विश्व जल दिवस यह मनाया जाता है 4 नंबर में, यानी कि 22 मार्च को
जन औषधि दिवस या फिर वही बात है, जन औषधि दिवस वहाँ भी लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए, जन औषधि दिवस को मनाया जाता है 7 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है हमारे एक बचे हुए ऑप्शन वाले दिन यानी कि 21 मार्च को। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताया था आपको। ई दृष्टि का जो जितना करंट का डिस्कशन हुआ उसको जरूर बिना देखे पेपर मत जाइएगा। और साथ ही साथ जो है जो आर्थिकी का डिस्कशन हुआ है उन 2 लेक्चरों बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो 4 पन्ने 6 पन्ने हैं, प्रश्न जरूर आएंगे वहाँ से, ठीक है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। शून्य भेदभाव दिवस जो है वह 1 मार्च को मनाया जाता है महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव के उद्देश्य के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए, देजफा, ठीक है, DEJFA के नाम से जानी जाने वाली साइबर सुरक्षा परियोजना किस देश की है, किस देश से संबंधित है। ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी दक्षिण कोरिया, डी ईरान। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ईरान से संबंधित है यह साइबर सुरक्षा परियोजना देश, ठीक है। ईरान की साइबर सुरक्षा परियोजना जिसको देजफा बोला जाता है, इसको जो है वहाँ पे इसलिए लागू किया गया क्योंकि जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक होते थे और उन्हीं साइबर अटैक्स को रोकने के लिए इस परियोजना को उस देश द्वारा यानी कि ईरान द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके माध्यम से जो है बुनियादी ढांचों पर साइबर हमले को रोका जाएगा, डिजिटल सेवाओं को बनाए रखने में सहायता की जाएगी और साथ ही साथ डेटा के उल्लंघन और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने का भी प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इसको जो है 2019 में ही शुरू किया गया। आपको भी पता है ईरान और अमेरिका के बीच शत्रुता, तो साइबर अटैक तो होते ही रहते हैं। आजकल लोगों ने परमाणु चलाना कम कर दिया है, कंप्यूटर ज़्यादा चला रहे हैं। चलिए, कभी कभी समाचारों में रहने वाले पद बैटरी गेट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस पद का उपयोग सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से पुराने फ़ोन को धीमा करने के लिए किया जाता है। और दूसरा, इसका संबंध सैमसंग कंपनी से है। आपको उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पुराने फ़ोन को जो आपने देखा होगा कि एप्पल काफ़ी विवादों में था कुछ समय पहले, क्यों था, तो क्योंकि उसके द्वारा जब सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता था तो बैटरी को जो है वह कुछ कम कर दिया जाता था, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट दिया उन्होंने तो फिर बैटरी की क्षमता को कुछ कम कर दिया। ऐसे क्या होता था कि बैटरी जो है वह 30% तक चार्ज रहती थी, तब भी वह डिस्चार्ज हो जाती थी। इसी को बैटरी गेट कहा गया, ठीक है। और जो है इसका संबंध सैमसंग कंपनी से नहीं, इसका संबंध था एप्पल से, ठीक है। कुछ इतना खास जानने लायक नहीं। बैटरी गेट शब्द से बस आप परिचित रहिएगा। चलिए यहाँ बताइए, स्पिरेंजा बेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह अत्यंत ठंडे आर्कटिक महासागर में स्थित है। दूसरा, यह कनाडा से संबंधित है। और तीसरा, हाल ही में इसने 18.3 डिग्री सेल्सियस के सबसे गर्म तापमान रिकॉर्ड को दर्ज किया। आपको बताना है कि नीचे कूट का प्रयोग करते हुए बताना है कि सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास ए 1, 2 और 3, बी केवल 3, सी 1 और 2, या फिर डी केवल 2 और 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन 3 सही है। देखिए, एस्पिरेंजा बेस जो है यह आपका कहाँ पर है, यह है अंटार्कटिक प्रायद्वीप के ग्राहम लैंड पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना का एक अनुसंधान केंद्र या फिर रिसर्च बेस है, अनुसंधान या फिर रिसर्च बेस है, अनुसंधान या फिर एक रिसर्च बेस है अर्जेंटीना का, ठीक है। कहाँ पर, एस्पिरेंजा बेस पर, ठीक है। और यहाँ पर हाल ही में जो है इसी रिसर्च से अर्जेंटीना के रिसर्च सेंटर द्वारा जो है अंटार्कटिक का अब तक का सबसे गर्म तापमान 18.30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एस्पिरेंजा बेस के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि थीपुसुम त्यौहार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व भर में मुख्य रूप से तमिल भाषी लोगों द्वारा मनाया जाता है। दूसरा, यह तिरुवल्लुवर के जन्म दिवस का प्रतीक है। आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसको थीपुसुम बोलते हैं या फिर थाई पुसुम भी बोलते हैं, ठीक है। थाई पुसुम दोनों शब्दों से परिचय रखिएगा आप लोग, ठीक है। अनजान किसी से मत बन के चलिए, ठीक है। सबसे आते जाते मिलते रहिए, जितने भी शब्द आपसे मिल रहे हैं।
थीपुसुम त्यौहार या फिर थाईपुसुम त्यौहार विश्व भर में तमिल भाषी लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। और इस त्यौहार को जो है किसके लिए मनाया जाता है, कौन से देवता के लिए, इसको जो है कार्तिकेय की पूजा के लिए मनाया जाता है, जिनको मुरुगन भी बोला जाता है। अब कार्तिकेय कौन थे, तो कार्तिकेय शंकर जी और पार्वती माता के पुत्र थे कार्तिकेय जी। इनके पूजन के लिए या फिर इनके लिए यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। देखिए यह त्यौहार तमिल कैलेंडर के अनुसार जो है थाई माह की पूर्णिमा के दिन तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। थाई माह जो कि तमिलनाडु कैलेंडर का थाई माह पड़ता है, ये वाला थाई माह जो तमिलनाडु कैलेंडर का पड़ता है, इसके पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है, ठीक है। एक कहानी भी है इसके पीछे, अगर कहानी याद रहे तो आपको मज़ा आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी कहानी सुनाओ। देखिए ऐसी मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय इसी दिन अस्तित्व में आए थे, ठीक है, मतलब इसी दिन उनका जन्म हुआ था, यानी कि कार्तिकेय जी का हैप्पी बर्थडे, ठीक। दूसरी मान्यता कि देवी पार्वती ने इसी दिन भगवान मुरुगन या फिर कार्तिकेय जी को वेल अथवा भाला दिया था, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे दो मान्यताएं, ठीक है। उसी दिन भाला उपहार में दिया था, जिससे जब कार्तिकेय या फिर मुरुगन जी की लड़ाई हुई थी एक राक्षस सोरापदमन से, तो उस राक्षस की हार हो गई थी उसी भाले के स्वरूप। तो ऐसे मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। अपना एक अलग कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि भगवान कार्तिकेय या फिर मुरुगन जी के जन्मदिन पर पार्वती माता ने उन्हें एक भाला या फिर वेल उपहार में दिया, जिसके द्वारा जो है उन्होंने सोरापदमन नामक एक राक्षस को हरा दिया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तिरुवल्लुवर जो है एक कवि थे, इनका इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कहानियाँ मिलती रहती हैं तो मज़ा आता है कि नहीं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड है। पहला, इसमें स्थानिक प्रजाति के रूप में कम से कम 1500 संवहनीय पौधे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसके मूल पर्यावास का 70% या उससे अधिक भाग नष्ट हो चुका हो। आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। देखिए सबसे पहले जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को समझिए, तो इसके द्वारा जो है समझने के लिए तो आपको पूरी परिभाषा यह सब पता ही चल जाएगा, उसी में आप समझ लेंगे। तो पहले यह जान लीजिए इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। नॉर्मन मायर्स के द्वारा जो है इसको सबसे पहले बताया गया था। इस अवधारणा यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है 1988 में नॉर्मन, सही से लिखूंगा निश्चिंत रहिए, नॉर्मन मेयर्स, ठीक है, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा या मायर्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दो मेयर्स या मायर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, मेयर्स या मायर्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। अब किसी क्षेत्र को अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में जो है बताना हो कि हाँ भैया ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में योग्य हो गई, तो उसके लिए कुछ मानदंड हैं, ठीक है, जिनमें से प्रमुख है प्रजातियों की स्थानिकता, ठीक है। तो प्रजातियों की स्थानिकता में कहा गया है कि 0.5% अथवा कम से कम 1500 संवहनी पौधे जो हैं वह स्थानिक रूप के होने चाहिए, या फिर स्थानिक पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। स्थानिक यानी कि जो लोकली और सिर्फ वहीं मिलते हैं, ठीक है, उन्हें स्थानिक बोलते हैं, ठीक। जैसे कि मैं केवल एकेडमी का स्थानिक हूँ, आपको लोकली और सिर्फ यहीं मिलूँगा, ठीक है। तो मैं केवल एकेडमी का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए तो संकट का स्तर, अब देखिए दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, पर्यावास का स्तर। तो संकट का स्तर क्या है, मूल प्राकृतिक वनस्पति का 30% या यह बताया गया, ठीक है। मूल क्षेत्र की जो है मूल प्राकृतिक वनस्पति यानी जो स्थानिक वनस्पति है उसका सिर्फ और सिर्फ 30% शेष बचा हो, ठीक है। जैसे कि अब जो है लेक्चर कभी कभी नहीं ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मेरे अंदर की जो एनर्जी है वह कम से कम 30% ही बची रहती है और मैं कहता हूँ भाई अब रहने दो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि 30% शेष बचा हो कम से कम स्थानिक रूप से, और यानी कि दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि 70% या उससे अधिक भाग नष्ट हो गया हो, ठीक है। तो यही यहाँ पे उल्टा इन्होंने कह दिया। परिभाषा में तो कहा गया कि मूल प्राकृतिक रूप से 30% या उससे कम शेष बचा हो, ठीक है। इन्होंने थोड़ा घुमा करके पूछ लिया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है। देखिए वर्तमान में जान लीजिए कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। तो देखिए वर्तमान में जो मान्यता प्राप्त बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वो है 36 उनकी संख्या है, ठीक है, जिनमें प्रमुख रूप से 4, ठीक है, जिनमें 4 जो है पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, श्रीलंका और सुंडालैंड। सुंडालैंड यानी कि निकोबार द्वीप समूह जिसमें शामिल है सुंडालैंड में, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैप में देखिए आप सुंडालैंड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर मिल जाएगा, ये अंडमान निकोबार के साइड में। जब आप उधर चलेंगे ना अंडमान निकोबार के साइड, अंडमान निकोबार से जब आप पश्चिम की तरफ थोड़ा सा और बढ़ेंगे, कुछ अन्य देशों को उसमें शामिल करते हो, उनको सुंडालैंड बोला जाता है संयुक्त रूप से। तो यह सभी 4 के 4 जो है आंशिक रूप से भारत में ही हैं, ठीक है। अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट में 2 हॉटस्पॉटों को मान्यता दी गई, जिसमें 2011 में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को प्राकृतिक हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता दी गई। यह 35वां हॉटस्पॉट रहा। और उसके बाद 2016 में उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदानों को पृथ्वी का 36वां हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। पहला ईकेट, अनुवांशिक स्टॉक समान लेकिन वनस्पति गुणों से भिन्नता। दूसरा इकोटाइप, अनुवांशिक रूप से भिन्न। तीसरा सेरुले या क्रमक, क्षयित हो रही लकड़ी पर सूक्ष्म जीवों के सूक्ष्म अनुक्रमण। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। ये मैंने पढ़ दिया, कायदे से मैं पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा था, इस वजह से मैंने पढ़ दिया कि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। यह इनके बारे में बताया गया है, बताइए किसके बारे में सही बताया गया, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बताइए नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर या फिर कौन से सही सुमेलित हैं। पहला ए 1 2 3, दूसरा बी केवल 1 और 3, तीसरा सी केवल 3 और चौथा डी 1 2 और 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 के तीनों ही सही सुमेलित है। देखिए कोई लकड़ी जब नष्ट हो रही होती है तो आप देखते होंगे कि उस पर जो है कुछ चीज़ें टपकने लगती हैं, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें टपकने लगती हैं, ठीक है। उसमें जो है उसको जीवाणु या कवक के रूप में वह होते हैं और इन्हीं को क्रमक बोला जाता है, ठीक है। यह सूक्ष्मजीव लघु अनुक्रमण है, जैसे क्षय हो रही लकड़ियों से गिरते हुए लाग पर जीवाणु और कवक वह क्या होंगे, सेरुले या उनको क्रमक बोला जाता है। वहीं इकोटाइप, अनुवांशिक रूप से भिन्न को इकोटाइप बोला जाता है। देखिए एक प्रजाति के भीतर अनुवांशिक रूप से विशिष्ट भौगोलिक जैव विविधता, जनसंख्या या नस्ल का वर्णन करता है इकोटाइप, ठीक है। और नेक्स्ट इकेट, तो सिंपल डिफिनेशन है अनुवांशिक स्टॉक लेकिन वनस्पति गुणों से भिन्न, ठीक है। जैसे विशेष रूप से देखा जाए तो गुणों में क्या क्या भिन्नता हो सकती है, पत्तों की संख्या अलग हो गई, वनस्पति भाग के आकार अलग हो गए, स्टेम स्तंभन अलग हो गया, ऊर्ध्वता यानी कि उनकी ऊंचाई अलग हो गई, प्रजनन शक्ति अलग हो गई, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है इकेट। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ए मरुस्थल, बी वन, सी महासागर या फिर डी पर्वत। चलिए आसान है, ऑप्शन नंबर सी महासागर, ठीक है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। आपको पता है 70% भाग पर तो यही फैले हुए हैं, तो यही होंगे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र। अगला बताइए। कहे थे ना आगे छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे, थोड़ी चीज़ें आपको एडजस्ट करनी चाहिए समझने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बायोम के भीतर जीवों से शुरू होने वाले जैविक संगठनों का सही क्रम है। ए जनसंख्या बायोम पारिस्थितिकी तंत्र समुदाय, बी बायोम पारिस्थितिकी तंत्र समुदाय जनसंख्या, सी पारिस्थितिकी तंत्र बायोम जनसंख्या समुदाय, डी जनसंख्या समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र या बायोम। आपको क्रम बताना है, ठीक है, छोटे से बड़े में चलना है। जीवों से शुरू होने वाले जैविक संगठनों का सही क्रम बायोम के भीतर, ठीक है। शुरुआत से बताइए, शुरुआत से जीवों की शुरुआत कैसे होती है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे बड़ा जनसंख्या होता है, उसके बाद समुदाय, फिर पारिस्थितिकी सबसे छोटा जनसंख्या होती है, उसके बाद समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और फिर उससे बड़ी होती है बायोम, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, यह जनसंख्या हो गई, फिर यह समुदाय हो गया, समुदाय के अंदर कई प्रकार की जनसंख्या हो गई, उसके बाद यह पारिस्थितिकी तंत्र हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। कई यहाँ पर जो है जनसंख्या और समुदाय हो गए, उसके बाद जो है सबसे बड़ा हो गया बायोम, इसमें 2-3 प्राकृतिक तंत्र आ गए, ठीक, बस सिंपल है। चलिए अगले पे चलिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जैव विविधता को बहाल किया जा सकता है। ए वनीकरण, बी जल संरक्षण, सी धारणी उपभोग या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए सिंपल आंसर है, देखिए आपको पता है वनीकरण, जल संरक्षण और धारणी उपभोग इन सभी के माध्यम से जो है बायोडाइवर्सिटी को बहाल या फिर रीस्टोर किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी।
ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि IUCN के अनुसार प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। IUCN के अनुसार एक प्रजाति को विलुप्त माना जाता है यदि वह अपने प्राकृतिक प्राकृतिक आवास में यहाँ होना चाहिए था ना, इसीलिए कन्फ्यूजन है। देखिए, IUCN के अनुसार एक प्रजाति को विलुप्त माना जाता है यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है। A 25 वर्षों से, B 40 वर्षों से, C 50 वर्षों से या D इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पेन ले लूँ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहले ऐसा होता था कि जो 50 वर्षों तक IUCN द्वारा एक मान्यता थी कि अगर कोई जीव जो है अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों तक नहीं देखा गया है तो उसको जो है विलुप्त मान लिया जाता था। ठीक, लेकिन हाल ही में नहीं, 1994 में, हाल ही में कहने जा रहा था, 1994 में जो है IUCN द्वारा इसको जो है हटा दिया गया और कहा गया कि विलुप्त श्रेणी में उन्हीं जीवों को शामिल किया जाएगा जब किसी भी प्रकार का संदेह ही नहीं रह जाए कि किसी प्रजाति का अंतिम जीव भी समाप्त हो गया है इस बात पर। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का कोई भी संदेह न रह जाए, तो इस रूप में इसको परिभाषित कर दिया गया। किस रूप में? विलुप्त श्रेणी में किसको शामिल किया जाएगा? तो ऐसी प्रजाति या ऐसे जीवों को जिनके बारे में किसी प्रकार का संदेह न रह जाए कि उनकी प्रजाति का अंतिम जीव भी जीवित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति विश्व की सबसे ऊंची जीवित प्रजाति है? A यूकेलिप्टस, B सिकोइया, C देवदार या फिर D बलूत। ओक, यूकेलिप्टस, सिकोइया, देवदार। ओक जानते रहेगा, हमेशा ओक आता है, बलूत पहली बार आप सुन रहे होंगे, तो ओक या बलूत एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, सिकोइया जो है यह वृक्ष की सबसे ऊंची प्रजाति है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है लगभग 279 फीट तक होती है। कहाँ पर मिलती है यह? कैलिफोर्निया में पाई जाती है यह सिकोइया। इसको रेडवुड या फिर सिकोइया दोनों बोला जाता है। सिकोइया तो आपने देख लिया, रेडवुड भी इसको ही बोला जाता है, रेडवुड। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? A, अब सुमेलित वाला है तो आप पढ़िए, मैं क्यों पढ़ूँ? अभी पूरी सारी सूची बता डाली मैंने। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B, ग्रेटर फ्लेमिंगो। यह सुभेद्य श्रेणी में नहीं आता या वनरेबल श्रेणी में नहीं आता IUCN की लिस्ट में। ठीक है, देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको गोंडा वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, गोंडा वर्ड भी बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, जानते रहिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है गोंडा वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। ठीक है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है, वहीं साइट्स कन्वेंशन के परिशिष्टि 1 में शामिल है। ठीक है, और CMS या बार्न कन्वेंशन के अंतर्गत भी यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आता है। ठीक है, तो देखिए, CMS कन्वेंशन को ही बार्न कन्वेंशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ठीक है, CMS या बार्न कन्वेंशन के अंतर्गत आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और हाल ही में पता चला ना कि 1969 में लगभग 1260 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थे, जो कि वर्तमान यानी कि 2018 में 200 बचे हैं खाली। ठीक है, इसीलिए गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। इनके निवास स्थानों के बारे में जानिए। हाल ही में UPSC में पेपर क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के निवास स्थानों के संबंध में। ठीक है, तो ये देखिए, शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदानों में, कटीली झाड़ियों वाले खुले क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र की लंबी घास वाले में, या फिर कृषि क्षेत्र की लंबी घासों में यह मिलते हैं। ठीक है, यही इनका निवास स्थान है। शुष्क और अर्धशुष्क घास का मैदान, कटीली झाड़ियों वाला खुला क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की लंबी घासें। देखिए, ये जो है यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वह आपको सिंचित क्षेत्रों में नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिंचित क्षेत्रों से यह काफ़ी दूर रहते हैं। ठीक, चलिए, ग्रेटर फ्लेमिंगोस के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेटर फ्लेमिंगोस जो है IUCN की रेड सूची में जो है IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंतनीय की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में शामिल है ग्रेटर फ्लेमिंगोस। ठीक है, इनके आवासों के बारे में बात करें तो देखिए, यह आपको जो है कोरोंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के होप द्वीप में मिल सकते हैं। ठीक है, दलदली भूमि मडलैंड ये था। चलिए, इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में दूंगा। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और निश्चिंत रहिए, आपके जो है अगले 2 से 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज करवाए जाएंगे।
ठीक, चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।